आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 10 सोशल साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। एग्जाम से पहले मैं आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने का कोशिश करूंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको क्लास 10 सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम में आपको इसी तरीके का खंड बी देखने को मिलेगा दोस्तों, जिस पर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, आप सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है दोस्तों, राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है तो उसे राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 32 नंबर में आते हैं, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी। तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी जो है ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं 33 नंबर की ओर, जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूरोपीय सेना जब अमेरिका पहुंची अपने साथ चेचक के कीटाणुओं को भी लाई। इसी चेचक की बीमारी ने यूरोपीय की सफलता का मार्ग प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि अमेरिकी इस रोग से प्रभाव और निदान से अनभिज्ञ थे। परिणाम स्वरूप जो कार्य सेना को करना था चेचक की बीमारी ने कर दिया। भारी संख्या में अमेरिकी इस बीमारी से मारे गए। इसे ही जैविक युद्ध का नाम दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन पर, स्पिनिंग जेनी क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जेम्स हार्ग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 35 नंबर देखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। तो इसका आंसर देखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना वह परियोजना होती है जिसमें एक ही परियोजना के तहत कई उद्देश्यों को एक साथ पूरा किया जाता है, जैसे सिंचाई, जलीय विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, मछली पालन और पर्यटन, जो प्राकृतिक संसाधनों का कई तरीकों से उपयोग सुनिश्चित करती है, जैसे भाखड़ा नांगल बांध। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। आते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन पर। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जनसंचार क्या है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जनसंचार का अर्थ है एक बड़े समूह या जनसमूह के साथ संवाद करना। यह संचार का एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा संदेश, सूचना, विचार और ज्ञान को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाया जाता है। जनसंचार के प्रमुख माध्यमों में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया शामिल है। आते हैं 37 नंबर की क्वेश्चन पर, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब पुरुषों एवं महिलाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर के क्वेश्चन पर देखेंगे दोस्तों, मनरेगा का पूरा नाम लिखे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं खंड सी पर। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, खंड सी, जिस पर आपको 3 नंबर के क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पॉइंट दे करके लिखा है दोस्तों, पॉइंट वाइज। आप भी पॉइंट वाइज एग्जाम में आंसर लिखने का कोशिश कीजिएगा। क नंबर में लिखा है, रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू
गिरफ्तार हो चुके थे। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के वैसाखी पर्व के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। खंड ख में लिखता है दोस्तों, अमृतसर के सैनिक प्रशासन जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया था, परंतु सभा हुई थी तब उसने वहां पर गोली चलवाई थी। इसमें सैकड़ों व्यक्ति मौत का शिकार हो गए थे। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये पॉइंट ग में देखें। इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया था और उस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को अनेक सम्मान दिए थे। इससे महात्मा गांधी असहयोगी हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया था। अब आते हैं घ नंबर पॉइंट घ में ये लिखे हैं, इसका आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना थी। इससे भारत भर से रोष की लहर फूट पड़ी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पर। वर्नाक्यूलर एक्ट पर टिप्पणी लिखे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। यह एक अंग्रेजों द्वारा भारतीय प्रेस पर लगाए गए नियंत्रणों में सर्वाधिक प्रमुख और महत्वपूर्ण था। ख नंबर देखेंगे, इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी खबर और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापार अधिकार मिल गया। घ नंबर देखेंगे, सरकार ने प्रदेशों में छपने वाले भाषी अखबारों पर कड़ी नज़र रखने की व्यवस्था की। किसी आपत्तिजनक समाचार के प्रकाशन पर हम पहले अखबार को चेतावनी दी जाती थी तथा चेतावनी पर ध्यान नहीं देने पर अखबार तथा छपाई की मशीनें छीन ली जाती थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद कीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों 41 नंबर के क्वेश्चन पर। वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में अंतर लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर वाले क्वेश्चन को भी मैं आपको बतलाऊंगा, जितना हो सके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। किसी देश की वनस्पतियों में उस देश का समस्त वनस्पति जगत शामिल होता है। इसमें वनों में उगने वाले वृक्ष, मनुष्य द्वारा उगाए गए फूलदार और बिना फूलों वाले वृक्ष, घास वाले क्षेत्र व झाड़ियाँ आदि सम्मिलित हैं। भारत में लगभग 49,000 जातियों के पौधे पाए जाते हैं। इनमें से 5,000 ऐसे हैं जो केवल भारत में ही मिलते हैं। जीवन जंतुओं में पक्षी, मछलियाँ और पशु आदि शामिल हैं, जिनमें स्तन्य पशु, रेंगने वाले पशु, कीड़े मकोड़े, जल और स्थल में रहने वाले प्राणी आदि सम्मिलित हैं। भारत का पशु जगत धनी तथा विभिन्न प्रकार का है। भारत में पशुओं की लगभग 81,000 जातियां हैं। ये दोस्तों इसका आंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। 42 नंबर में देखते हैं, मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोटे अनाज मिलेट से तात्पर्य है पहाड़ी, पथरीली या कम उपजाऊ भूमि पर उगाई जाने वाली फसलें, जिनमें कुछ खाद्यान्न हैं और कुछ चारे की फसलें। ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ और मकई की गिनती मोटे अनाज में की जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर यहाँ तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 42 नंबर वाला, ध्यान से देखिएगा। 43 नंबर में आते हैं, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर। प्राकृतिक गैस
खनिज तेल के साथ तथा बिना खनिज तेल के साथ पाई जाने वाली गैस प्राकृतिक गैस कहलाती है। और इधर जैविक पदार्थ के सड़ने गलने के बाद उत्पन्न होने वाली गैस बायोगैस कहलाती है। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में है। बी नंबर, इसका उपयोग मुख्यतः प्रदूषण कम करने के लिए परिवहन तथा घरेलू कार्यों में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः घरेलू उपयोग में किया जाता है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का समाप्य तथा परंपरागत साधन है। बायोगैस ऊर्जा का असमाप्य संसाधन है, असमाप्य संसाधन है। और प्राकृतिक गैस ऊर्जा का समाप्य तथा परंपरागत साधन है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर इस तरीके से है। 44 नंबर को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कारणों से सामाजिक असमानता या जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में बाधक बन जाती है। सामाजिक असमानता या जातिवाद से ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है। एक जाति का दूसरी जाति के द्वारा उत्पीड़न व शोषण होता है। यह वातावरण लोकतंत्र के लिए बड़ा बाधक है। सामाजिक असमानता या जातिवाद के कारण जनता विभिन्न वर्गों में बंट जाती है। उनमें अनेक भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं और देश की एकता नष्ट हो जाती है। सामाजिक असमानता या जातिवाद के कारण लोग वोट भी इसी आधार पर देने लगते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बड़ा हानिकारक है। ये दोस्तों इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। जातिवाद के दुष्प्रभाव को अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए बोले तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 नंबर को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र के कुछ उदाहरण लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र खनन, लकड़ी काटना या लंबरिंग और मत्स्य ग्रहण आदि कुछ ऐसी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। द्वितीय क्षेत्र में चीनी, कागज बनाना, कपड़ा तैयार करना आदि कुछ द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। तृतीय क्षेत्र वकालत, डॉक्टरी, बैंक, यातायात एवं संचार आदि कुछ तृतीय क्षेत्र गतिविधियों के उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? खनन, लकड़ी काटना या लंबरिंग और मत्स्य ग्रहण आदि कुछ ऐसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। द्वितीय क्षेत्र में याद रखिएगा, कम से कम 3-4 याद रखिएगा। चीनी, कागज बनाना, कपड़ा तैयार करना याद रखिएगा। तृतीय क्षेत्र में तो आपको पता होगा वकालत, डॉक्टरी और बैंक, तो याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46 नंबर पर आते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। एक लोकतांत्रिक सरकार की कुछ अपनी विशेषताएं होती है, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला, लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन की बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले वे स्वयं करते हैं। दूसरा है दोस्तों, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होती है और चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासक को बदल सकते हैं। लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सभी लोगों को सार्वभौमिक व्यवस्था मताधिकार के नियमों के अनुसार समान रूप से वोट देने का अधिकार उपलब्ध होता है। घनम देखें, चुनाव द्वारा चुनी गई सरकार संविधान द्वारा निश्चित बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों की सीमा में रहते हुए काम करती है। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं आते हैं दोस्तों खंड डी में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, जरूर याद कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सारा देने का प्रयास करूंगा एग्जाम से पहले। 47 नंबर को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। जर्मनी संघ के उदारवादी मध्य वर्ग 1848 में
फ्रैंकफर्ट संसद में मिले। इनका उद्देश्य था जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना, लेकिन उनकी योजना असफल हो गई। इस योजना को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। ग नंबर है प्रासा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मन संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। घ नंबर देखेंगे 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। अंगा देखेंगे दोस्तों, जनवरी 1871 में वर्ष में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यही दोस्तों इसका आंसर है। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे दोस्तों 48 नंबर का क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण पहला है योग्य नेतृत्व का अभाव। आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की तथा शीघ्र ही यह आंदोलन देश के कोने कोने में फैल गया। लोगों ने अति उत्साह से इस आंदोलन में भाग लिया, लेकिन देश के अन्य भागों में योग्य नेतृत्व के अभाव में वे सही दिशा से भटक गए। ख नंबर देखेंगे, आर्थिक कारण। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार बड़े पैमाने पर किया गया तथा लोगों को खादी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े की अपेक्षा काफ़ी महंगा था। गरीब इसे खरीद नहीं सकते थे, अतः जल्दी ही बहिष्कार की उमंग फीकी हो गई। ग नंबर देखेंगे दोस्तों, वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से नई समस्याएं पैदा हुई। स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार तो कर दिया गया, लेकिन वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना नहीं हुई। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षक और विद्यार्थी पुनः स्कूल में लौट गए तथा वकील दोबारा अदालतों में दिखाई देने लगे। घ नंबर देखेंगे, हिंसा का मार्ग अपनाना। यद्यपि आंदोलन का प्रारंभ शांतिपूर्वक प्रदर्शनों तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से हुआ, लेकिन शीघ्र ही आंदोलन ने हिंसा का मार्ग पकड़ लिया। हिंसा की चरम परिणति चोरी चौरा कांड के रूप में हुई, जब उग्र आंदोलनकारियों ने एक थाने में आग लगा दी। गांधी जी की योजना असफल हुई तथा उन्होंने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। ये दोस्तों इसका आंसर है, आप जरूर इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पर। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, परंतु उसके प्रभाव पूरे विश्व में अनुभव किए गए। सोदाहरण स्पष्ट करें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था, लेकिन इसके प्रभाव पूरे विश्व में महसूस किए गए। इसे निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है राजनीतिक प्रभाव। नए राष्ट्रों का उदय। युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड आदि नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। राजशाही का अंत। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की में राजशाही का अंत हुआ। आर्थिक प्रभाव। विश्व अर्थव्यवस्था का असर। युद्ध के कारण यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। अमेरिका एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। व्यापार में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी गिरावट आई। सामाजिक प्रभाव। जनसंख्या में कमी। लाखों सैनिकों और नागरिकों की मृत्यु हुई, जिससे जनसंख्या में भारी कमी आई। महिलाओं की भूमिका। महिलाओं को कार्य क्षेत्र में आने का अवसर मिला, जिससे समाज में बदलाव आया। घ नंबर देखेंगे दोस्तों, उपनिवेशों पर प्रभाव। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारत सहित कई उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। औपनिवेशिक शक्तियों की कमजोरी। ब्रिटेन और फ्रांस जैसी औपनिवेशिक शक्तियां कमजोर हुई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना। विश्व शांति के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। उदाहरण, भारत। युद्ध के दौरान भारत से सैनिकों और
संसाधनों की मांग बढ़ी। युद्ध के बाद स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ। अमेरिका युद्ध के बाद अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहे बल्कि पूरे विश्व में अनुभव किए गए। इसका आंसर है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर की ओर। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित प्रकार से मदद की। पहला है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावनाओं का प्रसार, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार तथा जनसाधारण में जागृति का विकास हुआ। ग नंबर देखेंगे, प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया। मुद्रण ने जनसाधारण को स्वतंत्रता के लिए सर्वसमर्पण करने की प्रेरणा दी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंदमठ, जिसे आधुनिक बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है, और उनका गीत वंदे मातरम भारत के जन जन के लिए स्वाधीनता एवं देशभक्ति का स्रोत बन गया। अतः मुद्रण संस्कृति के विकास ने भारतीयों के आत्मगौरव और देश प्रेम को जागरूक करके उन्हें स्वाधीनता के मार्ग की ओर अग्रसर किया। अब आते हैं दोस्तों 51 नंबर पर। भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में रबी और खरीफ फसल में अंतर। रबी फसलें और खरीफ फसलें, ध्यान से देखिएगा। यह फसलीय मौसम शीतकाल के आरंभ से शुरू होता है तथा ग्रीष्म काल के आगमन तक चलता है, जबकि खरीफ फसल यह फसली मौसम मानसून के आगमन से शुरू होता है तथा शीत ऋतु के प्रारंभ तक चलता है। बी नंबर, मतलब कि रबी फसल, इस मौसम का समय अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक रहता है। खरीफ फसल, इस मौसम का समय जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक चलता है। रबी फसल, इस ऋतु में गेहूं, जौ, चना, तिलहन जैसे अलसी, तोरिया, सरसों आदि उत्पन्न किए जाते हैं। इस मौसम में उत्पन्न होने वाली प्रमुख कृषि फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, मूंग, उड़द आदि हैं। तो ये दोस्तों इसका आंसर है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखेंगे दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? व्याख्या करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत एक उष्णकटिबंधीय या एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता की अधिक संभावना है। एक अनुमान के अनुसार यह लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। ख नंबर, भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक उपलब्ध है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के स्रोत एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। वहाँ सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है, इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने तथा सड़कों पर रोशनी करने आदि के लिए। ये दोस्तों इसका आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला सकूं दोस्तों, और आपको सही समय पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।